हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीएमके क्लासेस। होप यू आर डूइंग फाइन। सो फ्रेंड्स, आज हम सीखने वाले हैं हाउ टू ड्रॉ इन्फ्रेंसेस, मीन्स गिवन स्टेटमेंट से निष्कर्ष कैसे निकालें। सो फ्रेंड्स, ये टॉपिक थोड़ा सा ट्रिकी है बट बहुत ही सिंपल है। अगर आप इसे ध्यान से एक बार समझेंगे तो आपको बहुत ही ईजी लगने वाला टॉपिक है ये। एंड फ्रेंड्स, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, इन्फ्रेंस निकालना यानी निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए हमारे पास तीन चीज़ें रिक्वायर्ड है। पहला है टेक्स्ट क्लूज, जो आपको गिवन स्टेटमेंट्स होंगी उनको अंडरस्टैंड करना है, फिर अपना नॉलेज बेस इसमें इम्प्लीमेंट करना है, एंड फिर हम पहुंचते हैं हमारे इन्फ्रेंस यानी रिजल्ट पर। ओके फ्रेंड्स, ये 5 स्टेप प्रोसीजर है। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, टेक्स्ट को रीड करना होता है, क्वेश्चन में जो गिवन है रेलेवेंट डिटेल्स को लिस्ट करना है, फिर सारी डिटेल्स को एक साथ जोड़ना है और फाइनली डिटरमिन करना है व्हाट दे वांट टू टेल अस, और उसी से फिर हम जो है हमारा इन्फ्रेंस निकालते हैं। फ्रेंड्स, इन्फ्रेंस एक हम कह सकते हैं एजुकेटेड गेस होता है, जिसमें हमारे पास कुछ गिवन फैक्ट्स होते हैं और उन्हीं फैक्ट्स को यूज़ करके हम जो है हमारा इन्फ्रेंस निकालते हैं। ओके, सो इन्फ्रेंसेस जो होते हैं वो कंक्लूजन्स नहीं होते हैं। कंक्लूजन जो होते हैं वो हमेशा एक्यूरेट और फैक्ट बेस्ड होते हैं, बट इन्फ्रेंसेस हमारे एक्यूरेट या इनएक्यूरेट भी हो सकते हैं, जस्टिफाइबल या अनजस्टिफाइबल भी हो सकते हैं, लॉजिकल और इलॉजिकल भी हो सकते हैं। सो बेस्ड ऑन द गिवन अजम्पशंस हम हमारे इन्फ्रेंसेस को फाइंड आउट करते हैं, एंड देयर आर 3 बेसिक रूल्स फॉर दैट। द फर्स्ट रूल इज रिलाई ऑन ऑथर्स वर्ड, मीन्स बॉस इज ऑलवेज राइट। फ्रेंड्स, ये रूल जो है बेसिक थंबनेल है यहाँ पे, दैट बॉस इज ऑलवेज राइट। व्हाट आई मीन टू से इज कि जो भी स्टेटमेंट्स गिवन है यहाँ पे, वो सारी स्टेटमेंट्स जो हैं वो हमें करेक्ट लेकर के चलनी है। फॉर एग्जांपल, सपोज यहाँ पे स्टेटमेंट में कहा जाता है दैट सचिन तेंदुलकर इज़ अ फुटबॉलर, तो हमें हमारा यहाँ पे माइंड खुद का यूज़ नहीं करना है, हमें हमारा दिमाग नहीं लगाना है, हमें यही एज्यूम करके चलना है कि सचिन तेंदुलकर जो बेसिकली क्रिकेटर हैं, बट यहाँ पे उनको हमने क्या कहा है, उनको हमने फुटबॉलर कहा है, तो वो फुटबॉलर ही हैं। ओके फ्रेंड्स, सो प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके मैं आपको समझाती हूँ कि इन्फ्रेंस का मीनिंग एक्चुअली होता है क्या है, और फिर हम हमारी एग्जांपल्स पे आएंगे जो कि आपके फाइनल एग्जाम्स में पूछी जाएंगी। क्योंकि अगर हमें मीनिंग अंडरस्टैंडेबल होगा तभी जा करके हम जो है प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे। सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। सपोज मैं अपने फ्रेंड के यहाँ जा रही हूँ, ठीक है, एंड ही कम्स आउट ऑफ हिज रूम, वो अपने कमरे से बाहर आता है विद अ नाइफ इन हिज हैंड्स, अपने हाथ में उसने चाकू पकड़ा है, तो मैं तुरंत इन्फर करूँगी कि शायद वो मुझसे नाराज़ है, कुछ प्रॉब्लम है उसको, तभी वो चाकू से मुझे हार्म करने वाला है। बट वहीं 2 सेकंड के बाद मैं देखती हूँ कि पास के डाइनिंग टेबल पे कुछ फ्रूट्स रखे थे एंड उसने प्लेट में वो फ्रूट्स डाले एंड फिर वो लेकर के मेरी तरफ आ रहा है। तो मेरी फर्स्ट एजम्पशन यहाँ पे क्या हो जाती है, रॉन्ग हो जाती है, मीन्स ही इज़ गोइंग टू हार्म मी। ये एजम्पशन मेरी रॉन्ग हो जाती है। मीन जो मैंने पहले इन्फर किया था उसके एक्शन से, उसकी जो उस समय कंडीशन थी, वो मेरा कंडीशन जो है वो रॉन्ग प्रूव हो जाती है। देन सेकंड एजम्पशन में हम चले जाते हैं, व्हेन ही इज़ ब्रिंगिंग सम फ्रूट फॉर मी टू सिट एंड टॉक विद मी। तो इस तरह से हम जो है गिवन सिचुएशंस पे बेस्ड विदाउट यूजिंग एनी फैक्चुअल नॉलेज, जो हमारे पास प्रेजेंट स्टेटमेंट्स, जो प्रेजेंट सिचुएशंस हैं, उनको मिला करके, क्लूज़ को मिला करके जो भी हम फाइनल रिजल्ट, फाइनल निष्कर्ष पे पहुंचते हैं, उस चीज़ को हम बोलते हैं इन्फ्रेंस। ओके फ्रेंड्स, तो हमें इन क्वेश्चंस में अपना दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना है, इसमें जो जितना जैसे कहा गया है हमें बस उसी थंबनेल पे चलना है। और मैंने बात की थी हमारे पास 3 बेसिक रूल्स हैं। फर्स्ट तो मैंने बोला कि बॉस इज़ ऑलवेज राइट। सेकेंड रूल क्या है, कीप अवे फ्रॉम नेगेटिव। नॉट जैसा वर्ड अगर आपको किसी एजम्पशन में मिलता है तो वो एजम्पशन हमारी क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी, वो कभी भी हमारे गिवन स्टेटमेंट के लिए करेक्ट ऑप्शन नहीं होगी। और थर्ड जो रूल है, दैट इज़ ओनली वर्ड। इफ़ यू फाइंड एनी वर्ड विच इज़ ओनली इन द गिवन स्टेटमेंट, तो वो भी रॉन्ग हो जाएगी। क्यों रॉन्ग हो जाएगी, क्योंकि नॉट और ओनली जो है स्टेटमेंट्स मिलकर के हमें कंक्लूजन बताते हैं कि डेफिनेटली ये नहीं होने वाला है, या फिर ओनली मीन्स डेफिनेटली यही होने वाला है, बाकी और कुछ भी नहीं होने वाला है, एज़ पर द गिवन एजम्पशन और एज़ पर द गिवन स्टेटमेंट। तो इसलिए हमें ये 3 रूल्स को, इन 3 थंबनेल्स को अगर हम याद रखेंगे तो हमारे मोर देन 80% प्रॉब्लम्स जो है यहाँ पे सॉल्व हो जाएंगे। सो
फर्स्ट वन इज, आई एम अगेन रिपीटिंग, बॉस इज ऑलवेज राइट मीन्स रिलाई ऑन ऑथर्स वर्ड। जो भी ऑथर कहता है, जो भी स्टेटमेंट गिवन होती है वो हमेशा करेक्ट होती है, हमने उसको करेक्ट मान के चलना है, चाहे वो हमें रॉन्ग भी लग रही हो हमारे बैकग्राउंड नॉलेज के हिसाब से, बट हमें उसको जो है वो करेक्ट हमेशा लेकर के चलना है। नॉट एंड ओनली वर्ड हमें जहाँ भी मिलेंगे तो उन सारी स्टेटमेंट्स को हमें इनकरेक्ट मानना है, मीन्स वो हमारे इन्फ्रेंस के लिए करेक्ट ऑप्शन नहीं हो सकती, वो हम हमारी इन्फर स्टेटमेंट्स नहीं कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स बिगिन विद आवर प्रॉब्लम्स, तो उससे आपको ज़्यादा क्लैरिटी से समझ आ जाएगा। लेट्स बिगिन विथ, सो हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे आती है, इन ऑर्डर टू ब्रिंग पंक्चुअलिटी इन आवर ऑफिस वी मस्ट प्रोवाइड कन्वीनियंस अलाउंस टू आवर एम्प्लॉयज़। हमारी स्टेटमेंट क्या है कि अगर हमें ऑफिस में पंक्चुअलिटी लानी है, मीन्स ऑफिस में लोगों को टाइम से बुलाना है, तो इट मीन्स हमें क्या करना पड़ेगा, वी मस्ट प्रोवाइड कन्वेंस अलाउंस, मीन्स हमें उन्हें आने जाने का खर्चा देना पड़ेगा। ये किसने कहा, इंचार्ज ऑफ अ कंपनी टेल्स टू द पर्सनल मैनेजर। ओके, तो इसी स्टेटमेंट पे बेस्ड हमारे पास एजम्पशंस है कुछ। एजम्पशन नंबर 1 को हम पढ़ लेते हैं, कन्वेंस अलाउंस विल नॉट हेल्प इन ब्रिंगिंग पंक्चुअलिटी। तो यहाँ पे हमारा वर्ड जो आ जाता है नॉट आ जाता है। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि नॉट जहाँ पे भी होगा तो वो सीधा सीधा एजम्पशन आपने रॉन्ग कर देनी है, वो कभी भी उस स्टेटमेंट को हम इन्फर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये कंक्लूसिव स्टेटमेंट दे रहा है कि डेफिनेटली ऐसा नहीं हो सकता। तो कंक्लूजन्स नहीं हमें यहाँ देने, हमें फैक्ट्स पे बेस्ड, कुछ एजम्पशंस पे बेस्ड हमें हमारा जो है निष्कर्ष निकालना है, इन्फ्रेंस निकालना है। डिसिप्लिन एंड रिवॉर्ड शुड ऑलवेज गो हैंड इन हैंड। तो ये कंक्लूजन जो है हम कह सकते हैं दैट इज़ करेक्ट एज पर द गिवन स्टेटमेंट। वाई, क्योंकि यहाँ पे बताया गया है कि अगर हमें पंक्चुअलिटी लानी है इन आवर ऑफिस, पंक्चुअलिटी ऑफिस में लाना मतलब डिसिप्लिन क्रिएट करना, और किस बेसिस पे पंक्चुअलिटी ला रहे हैं यहाँ पे, बाय गिविंग कन्वेंस अलाउंस, मीन्स बाय गिविंग मॉनेटरी रिवार्ड्स। तो इस तरह से वी कैन से दैट द सेकेंड assumption here is implicit, means implicit का मतलब है इसी के अंदर समाहित है, means it is found in the given statement. So our answer for the current statement is only assumption 2 is implicit. I hope this is clear to you. So moving further, हमारी next example हम यहाँ पे ले लेते हैं। Next example is okay. The state government has decided to appoint 4,000 primary school teachers during the next financial year. अब ये स्टेटमेंट क्या कह रहे हैं कि स्टेट गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है, स्टेट गवर्नमेंट ने डिसाइड ऑलरेडी कर लिया है, क्या करना है, अपॉइंट 4,000 प्राइमरी स्कूल टीचर्स ड्यूरिंग द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। इट मीन्स स्टेट गवर्नमेंट श्योर है कि अब उसके पास इनफ मैन पावर है और इनफ इंफ्रास्ट्रक्चर है कि वो इतने सारे लोगों को अपॉइंट कर सकती है। तो इसी स्टेटमेंट पर बेस्ड हम एजम्पशंस पढ़ लेते हैं। देयर आर इनफ स्कूल्स इन द स्टेट टू अकोमोडेट 4,000 एडिशनल प्राइमरी स्कूल टीचर्स। तो जैसा कि मैंने बताया कि स्टेटमेंट में ये ऑलरेडी इम्प्लिसिट है। क्यों? क्योंकि जब उन्होंने फाइनली डिसाइड कर लिया तो इट मीन्स उनको पता है कि उनके पास इनफ स्कूल्स हैं और उनमें ये सारे के सारे 4,000 एम्प्लॉयज़ को वो प्राइमरी स्कूल टीचर्स एम्प्लॉय कर सकते हैं। Then second is the eligible candidates may not be interested to apply as the government job may not finally appoint such a large number of primary school teachers. तो ऐसा कुछ भी नहीं स्टेटमेंट में गिवन है, तो हम क्या कह सकते हैं, ओनली assumption 1 is implicit। तो हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस केस के लिए। ओके, सो नेक्स्ट एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। फ्रेंड्स, आप इस टॉपिक से रिलेटेड जितनी ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे आपका माइंड जो होगा उतना ज़्यादा डेवलप हो जाएगा इन प्रॉब्लम से रिलेटेड, मीन्स आप उतना ज़्यादा इजीली इन प्रॉब्लम्स को टैकल कर पाएंगे। सो थर्ड प्रॉब्लम है हमारे पास, द कंसेशन इन रेल फेयर्स फॉर द जर्नी टू हिल स्टेशंस हैज़ बीन कैंसल्ड बिकॉज इट इज़ नॉट नीडेड फॉर पीपल हु कैन स्पेंड देयर हॉलीडेज देयर। ठीक है, तो यहाँ पे हम कीवर्ड्स एक लेते हैं। कीवर्ड है कंसेशन, ठीक है, कैंसिल हो रही है कंसेशन फॉर पीपल बिकॉज इट इज़ नॉट नीडेड फॉर पीपल हु कैन स्पेंड देयर हॉलीडेज देयर। ठीक है, स्टेटमेंट ये कह रही है कि कंसेशन जो है रेल फेयर में
फॉर दोज पीपल जो जर्नी करना चाहते हैं, जो ट्रैवल करना चाहते हैं हिल स्टेशन पे, वो कैंसिल कर दी गई है। क्यों? क्योंकि ये लोग ऐसे हैं जो स्पेंड करना चाहते हैं हॉलीडेज़, मीन्स दे कैन अफोर्ड दोज हॉलीडेज़। ठीक है, तो अब हमें देखना है हमारी एजम्पशंस में कौन सी ऐसी एजम्पशन स्टेटमेंट है जो हमारे स्टेटमेंट को वेरीफाई कर रही है। ठीक है, मीन्स हम उससे एजम्पशन इन्फर कर पा रहे हैं। रेलवेज शुड गिव कंसेशन ओनली टू नीडी पर्सनस। डेफिनेटली रेलवेज अगर ऐसे लोगों को बता रही है कि बिकॉज इट इज़ नॉट नीडेड फॉर द पीपल, मीन्स ऐसे लोगों को उसकी नीड ही नहीं है, तो मीन्स रेलवे किसको कंसेशन देना चाहती है? टू ओनली दोज पर्सन हु आर नीडी। ठीक है, रेलवे शुड नॉट एनकरेज पीपल टू स्पेंड देयर हॉलीडेज एट हिल स्टेशन। रेलवेज ने ऐसा कहीं पे भी स्टेटमेंट में नहीं कहा है कि वो कंसेशन नहीं दे रही है। रेलवे ने ऐसा एक्चुअली कहा है कि वो कंसेशन नहीं दे रही है, बट उसने ऐसा कहीं नहीं कहा है कि वो लोगों को वहाँ जाने से रोक पाएगी या रोकना चाहती है। तो हमारी सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाती है, सेकंड अजम्पशन हमारी गलत हो जाती है। तो ओनली अजम्पशन 1 इज इम्प्लिसिट इज द आंसर हियर। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल, a warning in a train compartment to stop train pull chain, penalty for improper use 500 rupees। सो यहाँ पे स्टेटमेंट आपको करंटली वार्न कर रही है कि जब हमें ट्रेन को स्टॉप करना है तो हमारे पास क्या है, वी नीड टू पुल द चेन। और अगर हम ऐसा इम्प्रॉपर वे में करते हैं, मीन्स मस्ती मजाक में ट्रेन को रोक देते हैं, तो उस केस में पेनल्टी इज़ ₹500। ठीक है, तो एजम्पशन देखते हैं, एजम्पशन क्या कहती हैं? सम पीपल मिस यूज़ द अलार्म चेन। डेफिनेटली ये यहाँ से इन्फर हो रहा है कि अगर वो फ़ाइन इम्पोज कर रहे हैं तो मीन्स इसका मिसयूज़ कहीं ना कहीं हो रहा होगा, तभी उन्होंने फ़ाइन इम्पोज किया है। तो इसलिए फर्स्ट एजम्पशन इज़ ऑल्सो इन्फर फ्रॉम स्टेटमेंट 1। अब सेकेंड एजम्पशन पे हम जाते हैं, ऑन सर्टन ओकेजन्स पीपल मे वांट टू स्टॉप अ रनिंग ट्रेन। और ऐसा भी डेफिनेटली यहाँ पे है कि अगर कोई इमरजेंसी आ जाती है, कोई फायर ब्रोकआउट हो जाता है या कोई सीरियस हो जाता है, कोई पेशेंट होता है ट्रेन में और उसको इमरजेंसी हेल्प चाहिए, तो ऐसे केसेस में ट्रेन को स्टॉप करने के लिए उन्होंने नोटिफिकेशन दी है कि यू कैन पुल द चेन। बट हाँ, अगर आप मिसयूज़ करते हो अलार्म का तो आपको 500 रुपीज़ फाइन हो सकता है। तो इट मीन्स 1 and 2 बोथ assumptions आर implicit। सो अवर ऑप्शन ई इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस स्टेटमेंट। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट statement is, it is easy to become an engineer, I don't want to be an engineer। सॉरी, मैंने स्टेटमेंट को प्रॉपरली नहीं पढ़ा। इफ़ इट इज़ ईजी टू बिकम एन इंजीनियर, ये कंडीशन रख रहा है कि अगर इंजीनियर बनना इतना ही आसान है तो आई डोंट वांट टू बी एन इंजीनियर, मैं इंजीनियर नहीं बनना चाहता, मुझे कुछ ऐसा बनना है। यहाँ से यही हम इन्फर कर सकते हैं, मुझे कुछ ऐसा बनना है जो आसानी से ना मिले। ठीक है, तो एजम्पशंस देख लेते हैं। एन इंडिविजुअल एस्पायर्स टू बी ए प्रोफेशनल, ज़रूरी नहीं है, ऐसा स्टेटमेंट में कहीं नहीं कहा गया कि हर कोई इंडिविजुअल जो है वो प्रोफेशनल बनना चाहता है, तो हम इसको क्रॉस कर देंगे। वन डिज़ायर्स टू अचीव अ थिंग विच इज़ हार्ड अर्न। येस, डेफिनेटली यहाँ पे हमारी स्टेटमेंट में यही क्या कहा गया है कि अगर इंजीनियर बनना इतना ही आसान है तो मुझे इंजीनियर नहीं बनना है। इट मीन्स उसको कुछ ऐसा बनना है जो उसको मेहनत करने से मिले। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि हमारी सेकंड स्टेटमेंट जो है वो इम्प्लिसिट है इन अवर गिवन स्टेटमेंट। ओके, तो assumption 2 is implicit here। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट पे चलते हैं। द ड्रिंक कैन बी हैड ईदर एज इट इज़ और आफ्टर एडिंग आइस टू इट एन एडवर्टीजमेंट। स्टेटमेंट क्या कह रहे हैं कि ड्रिंक जो है, ABCD ड्रिंक कुछ भी उन्होंने एडवर्टाइज़ किया है सपोज, तो उस ड्रिंक को हम चाहे तो ऐसे ही पी सकते हैं या फिर आइस ऐड करके भी उसको रेलिश कर सकते हैं। ये स्टेटमेंट कह रही है एज पर एडवर्टीजमेंट। ओके, एजम्पशन क्या कहते हैं? पीपल डिफर इन देयर प्रेफरेंसेस। येस, पीपल डेफिनेटली डिफर इन देयर प्रेफरेंसेस। लोगों की अपनी चॉइस होते हैं, कोई नॉर्मली ड्रिंक पीना चाहता है तो कोई उसको चिल करके या आइस डाल करके उसमें पीना चाहता है। सेकेंड जो है assumption, that is some people will get attracted to the drink as it can be had as it is। और कुछ लोग ऐसे भी हैं वो उस ड्रिंक की तरफ इसलिए अट्रैक्ट होंगे कि उसको कुछ भी करना नहीं पड़ेगा, उसको चिल करने की ज़रूरत नहीं है या उसको
नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर रखने की ज़रूरत नहीं है, वो जैसा है वो वैसा ही रेलिश कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। तो मीन्स यहाँ पे जो है स्टेटमेंट हमारी दोनों की दोनों एजम्पशंस को इम्प्लिसिट कर रही है, मीन्स इन्फर कर रही है। सो बोथ 1 and 2 आर इम्प्लिसिट फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा, चीज़ें समझ आ रही होंगी। एंड इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ भी सकते हैं कि पर्टिकुलर स्टेटमेंट का आपको एक्सप्लेनेशन समझ नहीं आया है। आई विल एक्सप्लेन इट टू यू वंस अगेन। ओके, सो नेक्स्ट स्टेटमेंट है, ऑफ ऑल द रेडियो सेट्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया द ब्रांड एक्स हैज़ द लार्जेस्ट सेल। सी फ्रेंड्स, यहाँ पे ब्रांड एक्स हैज़ द लार्जेस्ट सेल मीन्स हम जब किसी चीज़ को कंपेयर करते हैं तो इट मीन्स हमारे पास उसकी कंप्लीट नॉलेज होगी तभी हम किसी चीज़ को कंपेयर करें। तो यहाँ पे किस चीज़ को कंपेयर करा जा रहा है, ब्रांड एक्स की सेल को बताया जा रहा है कि वो लार्जेस्ट है ऑफ ऑल द रेडियो सेट मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। मीन्स उनके पास सारे रेडियो सेट जितने भी इंडिया में बनाए जा रहे हैं उनका सबका सेल का डाटा अवेलेबल है। सो लेट्स गो टू द असम्पशन, द सेल ऑफ ऑल द रेडियो सेट्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया इज़ नोन। डेफिनेटली हमने ऐसा ही स्टेटमेंट से इन्फर किया कि जितने भी रेडियो सेट्स मैन्युफैक्चर हुए हैं इंडिया में ब्रांड एक्स के, उसमें सबसे लार्जेस्ट सेल जो है वो ब्रांड एक्स की है। तो इट मीन्स बाकी सारे रेडियो सेट्स की सेल का पता होगा तभी हम कह सकते हैं कि लार्जेस्ट सेल जो है ब्रांड एक्स की है। तो इसलिए हमें सारे रेडियो सेट्स की इंडिया में सेल के रेशियो का पता है। सेकेंड assumption with the manufacturing of no other radio set in India is as large as X brand। तो यहाँ पे सिर्फ सेल की बात की जा रही है, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग की बात नहीं की जा रही है। तो हमारा सेकेंड स्टेटमेंट जो है दैट इज़ नॉट इम्प्लिसिट इन द गिवन स्टेटमेंट। ओके, तो इस तरह से हम कह सकते हैं हमारा ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए सेज दैट ओनली assumption 1 is implicit। okay, only assumption 1 is implicit। now moving further to our next statement। friends, इस लेक्चर में मैंने नियर अबाउट 30 to 35 क्वेश्चंस आपके लिए लिए हैं और बहुत ही डिफरेंट कैटेगरीज से चूज़ की हैं ताकि आपकी हर तरह की प्रैक्टिस जो है वो यहाँ से हो सके। तो इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखना जिससे आपको जो है कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम जो है इन सिचुएशंस को टैकल करने में नहीं आएगी। द फर्स्ट स्टेप इज़ इन ट्रीटिंग एडिक्ट्स इज़ टू री एस्टैब्लिश देयर लॉस्ट टाइज। फर्स्ट स्टेप जो है जब किसी को कोई एडिक्शन हो जाती है, किसी चीज़ का नशा हो जाता है, तो उसको री एस्टैब्लिश करने के लिए हमारे पास क्या है, उसको ट्रीट करने के लिए हमारे पास क्या है, टू री एस्टैब्लिश देयर लॉस्ट टाइज। मीन्स उनका अगर कोई क्लोज रिलेशन है या कोई ऐसा रिलेशन है जो टूट गया है तो उसको आपको दोबारा जोड़ना चाहिए। फर्स्ट स्टेप ये कहता है फॉर विच अ कॉन्टिन्यूस पर्सनल अटेंशन शुड बी पेड टू द एडिक्ट्स अंडर ट्रीटमेंट। और जिसकी वजह से क्या होगा कि हम कॉन्टिन्यूस पर्सनल अटेंशन भी दे सकते हैं ताकि वो जो एडिक्ट है उसका ट्रीटमेंट अच्छे से हो पाए। तो अब एजम्पशंस पे आ जाते हैं। एडिक्ट्स अंडर ट्रीटमेंट रिस्पॉन्ड बेटर व्हेन शोन पर्सनल इंटरेस्ट। तो ये हमें हमारे यहाँ से स्टेटमेंट से पता चल रहा है कि जब हम पर्सनल इंटरेस्ट या पर्सनल अटेंशन देंगे तो हमारा जो है ट्रीटमेंट बेटर होगा। ये इम्प्लिसिट है, मीन्स ये इन्फर कर पा रहे हैं हम। एडिक्शन एंड स्ट्रेन रिलेशनशिप्स आर इंटीमेटली कनेक्टेड। तो जो हम हमारे स्टेटमेंट का फर्स्ट लाइन पढ़ते हैं तो री एस्टैब्लिश देयर लॉस्ट टाइज, यहाँ से हम इन्फर कर सकते हैं कि एडिक्शन और स्ट्रेन रिलेशनशिप्स आर इंटीमेटली कनेक्टेड। तो दोनों का आपस में बहुत बड़ा रिलेशन है। तो इट मीन्स व्हाट वी कैन से दैट बोथ 1 and 2 आर इम्प्लिसिट इन द गिवन स्टेटमेंट। ओके, यहाँ पे दोनों ही इम्प्लिसिट हैं, मीन्स हमारे दोनों ही इन्फ्रेंसेस जो हैं ये करेक्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट इज प्राइवेट प्रॉपर्टी ट्रेसपासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड। एक नोटिस लगा है एक प्लॉट पे, एक लैंड पे, जिस पे लिखा है प्राइवेट प्रॉपर्टी है और कोई भी इसमें ताक झाक ना करे, कोई भी इसमें ट्रेसपासिंग ना करे। तो एजम्पशंस क्या कहती हैं? एजम्पशन सेज दैट द पासर बाय मे रीड द नोटिस एंड मे नॉट ट्रेसपास। डेफिनेटली जब पासर बाय ये नोटिस पढ़ेंगे तो वो जो है वहाँ पे उस लैंड में ट्रेसपासिंग नहीं करेंगे। द पीपल आर स्केयर्ड ऑफ प्रोसिक्यूशन। तो डेफिनेटली ये नोटिस क्लियरली कह रहा है कि ट्रेसपासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड और कोई नहीं चाहेगा कि उसको जो है लॉ कोर्ट कचहरी के चक्रों में
पढ़ना पड़े, ठीक है। तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर इन्फर्ड फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट, ओके। सो इस केस के लिए हमारा आंसर ऑप्शन क्या बन जाएगा, ऑप्शन बन जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ई हियर, बोथ 1 and 2 आर implicit, okay। मूविंग फर्दर, स्टेटमेंट हमारे सामने यहाँ पे है, विदाउट रिफॉर्मिंग द इंटायर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वी कैन नॉट इरेडिकेट करप्शन एंड प्रेजुडाइज फ्रॉम द सोसाइटी। स्टेटमेंट कह रहा है कि जब तक कि हम हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को रिफॉर्म ना कर ले, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को करेक्ट ना कर ले, तब तक हम करप्शन को और प्रेजुडाइज को यहाँ से नहीं हटा पाएंगे। तो अजम्पशंस देख लेते हैं। द एग्जिस्टेंस ऑफ करप्शन एंड प्रेजुडाइज इज़ गुड। अगर अच्छा ही होता तो क्यों हमें एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को रिफॉर्म करने की ज़रूरत थी, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो हम नहीं इन्फर कर पा रहे। देयर इज़ इनफ फ्लेक्सिबिलिटी टू चेंज द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, येस, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है रिफॉर्मिंग द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, तो इट मीन्स देयर इज़ डेफिनेटली फ्लेक्सिबिलिटी टू चेंज द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। तो हमारा जो ऑप्शन करेक्ट हो जाता है ओनली 2, बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर, ओनली assumption 2 इज़ implicit। आई फील कि फ्रेंड्स आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा, एंड अगर अच्छे से समझ आ रहा है तो डू पुट अ लाइक हियर एंड ऑल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स। नेक्स्ट इज, to keep myself up to date, I always listen to 9 PM news on radio, a candidate tells the interview board। ये इंटरव्यू हो रहा है यहाँ पे, जैसा कि आप इन्फर कर पा रहे हैं, इंटरव्यू बोर्ड के सामने एक कैंडिडेट बता रहा है कि उसको खुद को अप टू डेट रखने के लिए वो 9 PM का न्यूज़ रेडियो पे सुनता है, ओके। एजम्पशंस क्या कहती है, द कैंडिडेट डज नॉट रीड न्यूज़पेपर। तो यहाँ पे उसने ये कहा है कि वो न्यूज़ सुनता है, उसने यहाँ कहीं पे भी नहीं कहा कि वो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता है। मे बी वो न्यूज़पेपर पढ़ सकता होगा, बट हमें हमारा दिमाग नहीं लगाना है, तो हम जो है स्टेटमेंट को क्लियरली क्रॉस कर देंगे। और एक और वर्ड यहाँ पे हमें क्रॉस करने का रीज़न दे रहा है, विदाउट थिंकिंग फर्दर मोर, नॉट, नेगेटिव सेंटेंस यहाँ पे है, तो हम इस स्टेटमेंट को डायरेक्टली जो है वो क्रॉस कर देंगे, हम इससे कोई भी इन्फ्रेंस नहीं निकाल सकते। रिसेंट न्यूज़ इज़ ब्रॉडकास्ट ओनली ऑन रेडियो। तो ऐसा भी नहीं है कि रिसेंट न्यूज़ सिर्फ और सिर्फ रेडियो पे, यहाँ पे ओनली वर्ड भी आ जाता है। तो जैसा मैंने आपको इनिशियली बताया था कि नॉट एंड ओनली जहाँ पे भी वर्ड्स होंगे तो वो हमारी जो है एजम्पशंस कभी भी इन्फ्रेंस नहीं बन सकती, क्योंकि ये क्या है, ये कंक्लूसिव स्टेटमेंट्स हैं। क्या है ये, कंक्लूजन्स है, ठीक है। तो कंक्लूजन्स कभी भी इन्फ्रेंसेस नहीं हो सकते, तो इसलिए दिस इज़ ऑल्सो नॉट इन्फर्ड। तो अब हम क्या कह सकते हैं कि इस केस के लिए हमारा जो आंसर ऑप्शन बनेगा वो बनेगा नन ऑफ दीज कैन बी इन्फर्ड। तो देखते हैं कहाँ पे हमारे पास ये ऑप्शन मिल रहा है। सो नीदर 1 nor 2 इज इम्प्लिसिट हियर। सो ऑप्शन डी जो होगा हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। टेकिंग द नेक्स्ट स्टेटमेंट, the entire North India including Delhi and the neighboring states remained powerless in the whole day of 19 December as the northern grid supplying electricity to the 7 states collapsed yet again। So friends, ये लास्ट वाला जो वर्ड है, ये वर्ड जो है ये मुझे लग रहा है कि दिस इज हैविंग सम फोकस हियर, ओके। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जो नॉर्थ इंडिया का ग्रिड है, जो दिल्ली और उसके नेबरिंग स्टेट्स में पावर को ट्रांसमिट कर रहा था, वो पावरलेस हो जाता है 19 दिसंबर को, एज द नॉर्दर्न ग्रिड सप्लाइंग टू द 7 स्टेट्स कोलैप्स हो जाता है दोबारा से। इट मीन्स वो पहले भी कोलैप्स हुआ होगा। तो अजम्पशन यहाँ पे क्या हो जाती है, द नॉर्दर्न ग्रिड हैज़ कोलैप्स्ड अर्लियर, येस, येट अगेन मीन्स वो पहले भी हुआ होगा, तो हमारा फर्स्ट अजम्पशन करेक्ट हो जाता है। द ग्रिड सिस्टम ऑफ providing electricity to a group of states is an ineffective type of power supply system। तो ये हम नहीं कंक्लूड कर सकते, ये हम यहाँ से इन्फ्रेंस नहीं निकाल सकते, निष्कर्ष नहीं निकाल सकते कि वो एक इनइफेक्टिव पावर सिस्टम है। मे बी वो किसी और रीज़न से जो है बार बार कोलैप्स हो रहा हो, ओवरलोडिंग की वजह से कोलैप्स हो रहा हो। तो इस केस में हमारा ऑप्शन 1 जो है, ओनली assumption 1 इज इम्प्लिसिट, सेकेंड assumption इज नॉट drawn as an inference from the given statement, okay। So moving further, हमारी next statement हम ले लेते हैं।
बिलीव मी आई हैव रेड इट इन न्यूज़पेपर एक्स। एजम्पशंस, मेरा यकीन मानो मैंने ये चीज़ न्यूज़पेपर एक्स में पढ़ी थी। ओके, एजम्पशंस क्या कहते हैं? न्यूज़पेपर एक्स गिव्स रिलायबल इन्फॉर्मेशन और न्यूज़। स्टेटमेंट तो कहीं पे ये नहीं कह रही है कि जो एक्स न्यूज़पेपर है वो रिलायबल है या इररिलायबल है, खाली उसने इतना बोला है कि उसने जो है न्यूज़पेपर में ये पर्टिकुलर बात पढ़ी थी। आई एम रिपोर्टिंग एग्जैक्टली एज इट इज़ गिवन इन न्यूज़पेपर एक्स। तो हमारा जो सेकेंड एजम्पशन है वो हम यहाँ से इन्फर कर पा रहे हैं, बट फर्स्ट एजम्पशन जो है इन्फर नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए हमारा जो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा दैट इज़ ओनली एजम्पशन 2 इज़ करेक्ट। ओके, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हमारा जो एजम्पशन 2 है दैट इज़ करेक्ट हियर। ओके, so only assumption 2 is implicit here. Okay, so moving further, statement हमारा क्या कहता है? साइंस इज़ अ सॉर्ट ऑफ न्यूज़ एजेंसी। अब यहाँ पे ये साइंस को किससे कंपेयर कर रहा है? एज अ न्यूज़ एजेंसी, comparable in principle to other news agencies, but this news agency gives us information which is reliable to an extraordinary high degree due to elaborate techniques of verification। यहाँ पे क्या है? वेरिफिकेशन होती है, elaborate वेरिफिकेशन होती है और हाई डिग्री ऑफ रिलायबिलिटी भी होती है, और कैपेसिटी टू सर्वाइव सेंचुरीज, और सेंचुरीज तक ये वेरीफाइड इंफॉर्मेशन हमारे लिए यूज़ में आती है। सो साइंस शुड बी रेड एज मच एज read with as much interest as we read news। तो must be read with interest, इंटरेस्ट के साथ हमें इसे पढ़ना चाहिए साइंस को, एज वी रीड न्यूज़, जैसे कि हम न्यूज़ को इंटरेस्ट के साथ पढ़ते हैं। तो गाइज यहाँ पे आपके लिए एक ट्रिक मैं यहाँ पे छोड़ती हूँ। ट्रिक ये है कि जब भी हमारे पास जो इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं, थोड़े लेंथी वे में आ जाती हैं, थोड़ा पैराग्राफ टाइप में आ जाती हैं, तो उस केस में आपको क्या करना है? मेन वर्ड्स को जो है अंडरलाइन कर लेना है या नोट डाउन कर लेना है, क्योंकि वही मेन वर्ड्स के साथ जो है हमारी एक्चुअल में इन्फ्रेंस जो होती है एसोसिएटेड होती हैं। ठीक है, साइंस एनकरेजेस इन्वेस्टिगेटिव स्पिरिट। यहाँ पे ये कह रहा है कि साइंस जो है इन्वेस्टिगेटिव मीन वेरीफाइएबल, तो यहाँ पे वेरिफिकेशन हमें मिलती है साइंस से। ठीक है, तो हमारी फर्स्ट एजम्पशन जो होती है वो इन्फर हो जाती है। पीपल रीड न्यूज़ आउट ऑफ इंटरेस्ट। तो अगर हम हमारे लास्ट सेंटेंस को देखें इस पैराग्राफ में, तो इसमें स्ट्रेट वे कहा गया है कि रीड विद एज मच इंटरेस्ट एज वी रीड न्यूज़, मीन्स हम जैसे न्यूज़ को इंटरेस्ट से पढ़ते हैं। तो पीपल रीड न्यूज़ आउट ऑफ इंटरेस्ट, तो ये सेम लाइन यहाँ पे हमें मिल जाती है। तो इट मीन्स आवर बोथ एजम्पशंस आर इम्प्लिसिट इन द गिवन स्टेटमेंट। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन जो हो जाता है ऑप्शन नंबर ई बन जाता है हमारा करेक्ट ऑप्शन। बोथ 1 and 2 आर इम्प्लिसिट हियर। ओके, so E option is the correct answer here. Now taking our next statement, an advertisement in a newspaper wanted unmarried presentable matriculate girls between 18 and 21 able to speak fluently in English to be taken as models। ठीक है, तो यहाँ पे कीवर्ड्स क्या आ गए हमारे पास? अनवांटेड, प्रेजेंटेबल, मैट्रिकुलेट चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट बात फ्लुएंट इन इंग्लिश चाहिए मॉडल बनने के लिए। ओके, तो एजम्पशंस पे आ जाते हैं। फ्लुएंसी इन इंग्लिश इज़ अ प्री रिक्विजिट फॉर गुड परफॉर्मेंस एज अ मॉडल, तो ये डेफिनेटली हमें हमारी लास्ट लाइन से पता चल रहा है, तो ये हमारी एजम्पशन हो जाती है करेक्ट। हाइट डज नॉट मैटर इन परफॉर्मिंग एज अ मॉडल, तो हमें इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे नॉट वर्ड हमें मिल जाता है, तो ये एजम्पशन ऑलरेडी क्या हो जाती है? क्रॉस हो जाती है। तो ओनली एजम्पशन 1 इज़ इम्प्लिसिट हियर, राइट। तो हमारा जो एजम्पशन नंबर 1 है दैट इज़ ओनली इम्प्लिसिट हियर, मीन्स हमारा फर्स्ट एजम्पशन ही हम जो है हमारे प्रॉब्लम से, स्टेटमेंट से इन्फर कर पा रहे हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे यही 2-3 ट्रिक्स अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी यहाँ पे ऑप्शन एलिमिनेशन में। ओके, सो नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आ जाते हैं। चिल्ड्रन हु गेट एनकरेजमेंट यूजली परफॉर्म बेटर। बच्चे जो एनकरेजमेंट मिलती है जिनको, वो ज़्यादा बेटर परफॉर्म करते हैं। नोट बाय प्रिंसिपल टू द पेरेंट्स।
प्रिंसिपल ने ये नोट लिखा है किसको, पेरेंट्स को। तो मीन्स प्रिंसिपल को शायद कुछ ऐसा फीलिंग आ रही होगी कि बच्चों को एनकरेजमेंट नहीं मिल रही है, इसलिए उनकी परफॉर्मेंस जो है वो ज़्यादा अच्छी नहीं हो रही है, इसलिए उनको जो है एक मैसेज पेरेंट्स को भेजने की ज़रूरत पड़ी। सो लेट्स सी assumptions क्या कहते हैं। सम पेरेंट्स डू नॉट एनकरेज चिल्ड्रन, सम पेरेंट्स डू नॉट एनकरेज चिल्ड्रन। ओके, तो यहाँ पे हमारी assumptions होती है वो करेक्ट हो जाती है। पेरेंट्स मे फॉलो प्रिंसिपल्स एडवाइस, पेरेंट्स मे फॉलो प्रिंसिपल्स एडवाइस। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रिंसिपल की एडवाइस पेरेंट्स फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि जब कोई भी नोट प्रिंसिपल से या किसी अथॉरिटी से जाता है तो वो जो होता है वो मैंडेटरी हो जाता है कहीं ना कहीं उसको फॉलो करना। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारी बोथ द assumptions आर इम्प्लिसिट हियर। ओके, सो यहाँ पे फ्रेंड्स आप बोल रहे होंगे कि डू नॉट वर्ड आया है, बट यहाँ पे जब भी कोई किसी अथॉरिटी का मैसेज होता है, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाता है, उस चीज़ को हम नेगेट नहीं कर सकते, वो चीज़ को हम गलत नहीं ठहरा सकते। तो इसलिए क्योंकि वो यही कह रहे हैं कि चिल्ड्रन हु गेट एनकरेजमेंट मीन्स पेरेंट डू नॉट एनकरेज चिल्ड्रन, मीन्स पेरेंट को चिल्ड्रन को एनकरेजमेंट देना चाहिए। तो दोनों सेंटेंसेस का सेम मीनिंग हो जाता है। तो यहाँ पे हम नॉट को एज अ नेगेटिव सेंटेंस या कंक्लूसिव सेंटेंस की फॉर्म में नहीं अंडरस्टैंड करेंगे। यहाँ पे हमारा जो है ये पॉजिटिव सपोर्ट में है हमारे स्टेटमेंट के। तो इसलिए हम इस assumption को जो है इम्प्लिसिट करेंगे, मीन्स इन्फर कर रहा है हमारा स्टेटमेंट। तो इस चीज़ से आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है कि मैम आपने नॉट बोला था कि नॉट वर्ड जहाँ पे भी मिले तो वहाँ पे आपको जो है डायरेक्टली क्रॉस कर देना है। आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि प्रॉब्लम किस तरह से पूछी गई है, क्या वो नॉट सपोर्ट में जा रहा है, क्या वो नॉट उसके अगेंस्ट में जा रहा है। अगर सपोर्ट में है तो वो नॉट को आपको लेना है। ओके, ये छोटी सी चीज़ आपको बस माइंड में रखनी है। नाउ नेक्स्ट इज द गवर्नमेंट इज मेकिंग एफर्ट्स टू बूस्ट टूरिज्म इन स्टेट एक्स। गवर्नमेंट जो है वो एफर्ट्स कर रही है टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए स्टेट एक्स में। ओके, assumption क्या है, टूरिज्म इन स्टेट एक्स ड्रॉप्ड फॉलोइंग पॉलिटिकल अनरेस्ट। तो पॉलिटिकल अनरेस्ट की यहाँ पे कोई भी बात नहीं है, तो ये स्टेटमेंट assumption जो है वो रॉन्ग हो जाता है। स्पेशल डिस्काउंट इन द एयर फेयर हैज़ बीन अनाउंस, तो ऐसा भी नहीं कहा गया है, तो दैट इज़ ऑल्सो इनकरेक्ट। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा इस केस में, द करेक्ट ऑप्शन बिकम्स नन ऑफ दीज और नीदर वन नॉर टू फॉलोज। देखते हैं हमारे यहाँ पे गिवन स्टेटमेंट में क्या ऑप्शंस हैं। ओके, नीदर वन नॉर टू इज इम्प्लिसिट इज गिवन हियर, तो हमारा आंसर बन जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट, best way to solve this problem of workers dissatisfaction is to offer them cash rewards. If this type of incentive can solve the problems in Sidco company, then why not here? ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअली क्या हो रहा है, यहाँ पे दो कंपनीज को किया जा रहा है कंपेयर, द प्रेजेंट कंपनी एंड द सिडको कंपनी। तो यहाँ पे उनके पर्सनल मैनेजर कह रहे हैं कि किसी भी वर्कर की डिससेटिस्फेक्शन को सॉल्व करने का सही तरीका है उसको कैश रिवॉर्ड दे दो। और यही इंसेंटिव जो है, इसी तरह के इंसेंटिव्स ने प्रॉब्लम सॉल्व की थी सिडको कंपनी में। तो पर्सनल मैनेजर को ये लगता है कि इस कंपनी में जिसकी वो बात कर रहे हैं इसमें भी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। दैट इज़ द स्टेटमेंट। तो अब हम assumption पे जाते हैं, द रीज़न फॉर वर्कर्स डिससेटिस्फेक्शन इन बोथ द कंपनीज वॉर सिमिलर। तो हाँ, हम मान के चल सकते हैं कि दोनों कंपनीज में सिमिलर रीज़न था डिससेटिस्फेक्शन का, दैट इज़ लैक ऑफ मॉनेटरी रिवार्ड्स। तो मॉनेटरी इंसेंटिव्स हैव यूनिवर्सल अपील। तो ये भी हम कह सकते हैं कि मॉनेटरी इंसेंटिव्स जब मिलते हैं तो वो सबको ही अच्छा लगता है। तो बोथ द स्टेटमेंट्स 1 and 2 आर इम्प्लिसिट फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट। तो इस केस का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई, बोथ 1 and 2 आर इम्प्लिसिट here. Next statement, please put more people on job to make up for the delay. Assumptions हैं, delay is inevitable in most jobs, output will increase with more number of people on the job. Okay, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं और ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉय करने की बात हो रही है। ठीक है, डिले
होता है या नहीं होता है या होना ही चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं यहाँ पे कहा गया है। तो हमारी जो अजम्पशन 1 है वो रॉन्ग हो जाती है और सेकेंड अजम्पशन हमारी ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाती है, क्योंकि ये हम डायरेक्टली इन्फर कर पा रहे हैं हमारी स्टेटमेंट में ही। आउटपुट विल इंक्रीज विद मोर नंबर ऑफ पीपल ऑन द जॉब। तो यहाँ पे भी क्या बात की है, पुट मोर पीपल ऑन द जॉब, तो ये दोनों सेम है, तो आवर अजम्पशन 2 इज इम्प्लिसिट हियर। आई होप आई एम मेकिंग सेंस, मैं आपको अच्छे से बता पा रही हूँ, जो आपको समझ भी आ रहा होगा। Next statement, equality of income throughout a community is the essential condition for maximizing the total utility which the total income available could confer on the members of that community. Okay, तो पढ़ने में आपको लग रहा होगा पता नहीं क्या स्टेटमेंट है, क्या मीनिंग है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि मैंने इस लेक्चर में जो है ईजी टू मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट हर तरह की प्रॉब्लम्स को इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश की है, सो दैट आपको किसी भी तरह के क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ओके, तो इसमें बस वर्ड्स को समझना है और अंडरस्टैंड करके उनको आंसर में इन्फर करना है। ओके, स्टेटमेंट क्या कहती है, इक्वालिटी ऑफ इनकम थ्रू आउट अ कम्युनिटी। अगर हम इक्वालिटी ऑफ इनकम करते हैं कम्युनिटी में, तो ये क्या बन जाती है, इसेंशियल कंडीशन बन जाती है किसके लिए, फॉर मैक्सिमाइजिंग द टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी मीन्स टोटल सेटिस्फेक्शन। टोटल यूटिलिटी मीन्स सेटिस्फेक्शन, जो हम गिवन रिसोर्सेज से सेटिस्फेक्शन ड्राइव करते हैं उसको हम बोलते हैं टोटल यूटिलिटी, विच द टोटल इनकम अवेलेबल कुड कॉन्फर ऑन द मेंबर्स ऑफ दैट कम्युनिटी। तो जो हमारी इक्वालिटी ऑफ इनकम है, मीन्स अगर हम रिच से पैसा लेकर के पोर तक दे देंगे तो हमारी इनकम में इक्वालिटी आ जाएगी, राइट। यहाँ पे किसी के पास ज़्यादा तो किसी के पास कम मनी नहीं रहेगा, तो उस केस में क्या होगा कि ये एक ऐसी कंडीशन बन जाएगी जहाँ पे सारे ही खुश होंगे, सबकी अपनी अपनी टोटल यूटिलिटी सेटिस्फेक्शन जो होगी, टोटल सेटिस्फेक्शन सब में आ जाएगी, ठीक है। तो वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा उनकी सेटिस्फेक्शन का रीज़न। तो एजम्पशंस में आ जाते हैं, इफ़ एक्स्ट्रा इनकम वर टेकन फ्रॉम द रिच एंड गिवन टू द पोर, द टोटल यूटिलिटी एक्सपीरियंस बाय द कम्युनिटी वुड इंक्रीज। तो डेफिनेटली हमारी स्टेटमेंट भी यही कह रही है कि अगर हम एक्स्ट्रा इनकम रिच से लेकर के पोर को दे देते हैं तो हमारा यूटिलिटी एक्सपीरियंस जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, मींस हमारे सेटिस्फेक्शन जो है कम्युनिटी में वो बढ़ जाएगी, क्योंकि अब रिच तो थे ही पहले से सेटिस्फाइड, तो अब हमारा पोअर क्लास भी सेटिस्फाई हो जाएगी, मीन्स अब हमारी ओवरऑल कम्युनिटी में क्या होगा, टोटल यूटिलिटी एक्सपीरियंस जो होगा, टोटल सेटिस्फेक्शन जो हो जाएगा वो इंक्रीज हो जाएगा। सो आवर फर्स्ट अजम्पशन इज इन्फर्ड फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट। सेकेंड अजम्पशन पे आ जाते हैं, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। तो ऐसा कहीं पे भी नहीं कहा गया है, हमारे गिवन स्टेटमेंट में वर्क और पे का कहीं पे भी रिलेशन नहीं इस्टेब्लिश किया है। यहाँ पे रिच और पुअर और इनकम इक्वालिटी की बात की गई है, तो हमारा सेकेंड स्टेटमेंट, सेकेंड अजम्पशन जो है वो रॉन्ग हो जाता है। तो ओनली वन इज इम्प्लिसिट इन द गिवन स्टेटमेंट। आई होप दिस इज क्लियर। सो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, नेक्स्ट स्टेटमेंट पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट सेज, the union government has decided to withdraw existing tax relief on various small saving schemes in a phased manner to augment its tax collection। तो स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि जो एग्जिस्टिंग टैक्स रिलीफ थे, मीन जो टैक्स इम्प्लीमेंट नहीं कर रही थी वो स्मॉल सेविंग स्कीम्स पे अब वो उसको इम्प्लीमेंट करेगी, जिसकी वजह से क्या होगा, टैक्स कलेक्शन जो होगा वो बढ़ जाएगा। एजम्पशंस क्या कहती हैं, पीपल विल स्टिल कंटिन्यू टू कीप मनी इन स्मॉल सेविंग स्कीम्स एंड पे टैक्सेस। तो ऐसा वो इन्फर कर रहे हैं, इसीलिए वो उस पर फेज्ड मैनर में टैक्स ऑगमेंट कर रहे हैं। द टोटल टैक्स कलेक्शन में इंक्रीज सब्सटेंशियली। तो डेफिनेटली जैसे जैसे जो लोगों का पैसा है स्मॉल सेविंग स्कीम में जाएगा और उन पे टैक्स लगेगा, फेज्ड मैनर में धीरे धीरे बढ़ेगा, तो जो है टैक्स कलेक्शन भी डेफिनेटली इंक्रीज होगा। तो व्हाट वी कैन से, हमारी दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं वो इन्फर हो रही हैं फ्रॉम द गिवन अजम्पशंस, ठीक है। तो हमारा इस केस में करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर ई, मीन्स बोथ 1 and 2 आर इम्प्लिसिट हियर। नेक्स्ट स्टेटमेंट ले लेते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट स्टेटमेंट सेज,
दिस बुक इज सो प्रिपेयर्ड दैट इवन अ लेमैन कैन स्टडी साइंस इन द एब्सेंस ऑफ अ टीचर। तो स्टेटमेंट कह रही है कि एक पर्टिकुलर बुक है वो इस तरह से बनाई गई है कि कोई भी लेमैन, जिसको कोई भी नॉलेज नहीं है, वो कैन स्टडी साइंस, वो साइंस पढ़ सकता है इन द एब्सेंस ऑफ अ टीचर, किसी भी टीचर की गैर मौजूदगी में। ठीक है, तो एजम्पशंस क्या कहते हैं फ्रेंड्स, यहाँ से हमारी जो है थर्ड टाइप शुरू होती है। थर्ड टाइप मीन्स यहाँ पे पहले हम जो अभी तक वर्क कर रहे थे वो 2 एजम्पशन केसेस पे वर्क कर रहे थे, बट यहाँ पे हमने एजम्पशंस का नंबर जो है वो इंक्रीज़ कर दिया, 2 से आप 3 एजम्पशन ले ली हैं। ठीक है, जब भी चॉइसेस बढ़ जाती हैं तो आपको सेलेक्ट करना ज़्यादा टफ हो जाता है, तो इसलिए मैं नहीं चाहती कि आपको ऐसी अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है जिसमें एक से ज़्यादा चॉइस पूछी गई है, एक से ज़्यादा एजम्पशंस दी गई हैं, तो वहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम आए, तो आई हैव टेकन दीज प्रॉब्लम्स ऑल्सो। सो एजम्पशन 1 क्या कहते हैं, अ लेमैन विशेज़ टू स्टडी साइंस विदाउट अ टीचर। लेमैन है, उसको साइंस पढ़नी है, विदाउट अ टीचर पढ़नी है, ऐसा नहीं कहा गया है, सो दिस इज़ रॉन्ग। A teacher may not always be available to teach science। तो यहाँ पे भी नॉट आ रहा है, बट इन सपोर्ट ऑफ द गिवन स्टेटमेंट। तो हमारी ये जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट हो जाती है, क्योंकि इस स्टेटमेंट में क्या कहा गया है कि अगर किसी लेमैन को भी पढ़ना हो साइंस को इन द एब्सेंस ऑफ टीचर तो वो पढ़ सकता है। तो मीन्स ऐसा ज़रूरी नहीं है कि टीचर हमेशा ही अवेलेबल हो। तो ये बुक इसी तरह से डिज़ाइन की गई है कि वो बिना टीचर के भी पढ़ सकता है। ठीक है, अ लेमैन जनरली फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू लर्न साइंस ऑन इट्स ओन। तो दिस इज ऑल्सो इन्फर्ड फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट। सो बोथ 2 and 3 are implicit. So option number B is our correct answer here. सो इसी तरह के 3 assumption बेस्ड हम और प्रॉब्लम्स यहाँ पे देख लेंगे, ताकि आपका इनमें भी कन्फ्यूजन जो है सिलेक्शन के लिए जो है वो कम से कम हो जाए। फ्रेंड्स, ये जितने भी 30 to 35 क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिए हैं, अगर आप इनको 2 से 3 बारी सॉल्व कर लेंगे, अंडरस्टैंड कर लेंगे, तो आई डोंट थिंक कि आपको जो है इस टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम बाकी रहेगी। आइटम्स इन बिग शोरूम्स इन मेन मार्केट्स आर कॉस्टलियर देन सिमिलर आइटम्स इन स्मॉल शॉप्स। तो कह रहा है कि जो बड़े शोरूम्स हैं, जैसे हम मॉल वगैरह में जाते हैं, वहाँ पे मेन मार्केट में जो अवेलेबल बड़े बड़े शोरूम्स होते हैं, वहाँ पे चीज़ें कॉस्टलियर होती हैं देन स्मॉल शॉप्स। तो एजम्पशंस क्या बोलती हैं, आइटम इन स्मॉल शॉप्स आर नेवर रिलायबल। ऐसा रिलायबिलिटी क्या इरिलायबिलिटी की बात नहीं की गई है, तो क्रॉस मीन्स यहाँ पे नेवर रिलायबल बोला है उन्होंने, तो ये नेगेटिव सेंस में बोला गया है, तो ये क्रॉस हो जाता है। पर्सन्स मैनेजिंग विथ बिग शोरूम्स आर चीट्स, ऐसा भी नहीं कहा गया कि वो चीट होते हैं। मेंटेनेंस ऑफ बिग शोरूम्स इज़ एन एक्सपेंसिव अफेयर इन इटसेल्फ, हेंस द प्राइसेस आर लिटिल कॉस्टलियर। तो अब हम यहाँ से इन्फर कर सकते हैं कि बड़े शोरूम है, मेन मार्केट में है, किराया ज़्यादा होगा, उधर लेबर ज़्यादा होगी, उनका रेंट ज़्यादा होगा, तो इस वजह से जो है उनकी मेंटेनेंस जो है बड़े शोरूम की एक्सपेंसिव होती है, तो इसलिए प्राइसेस जो होते हैं थोड़े बहुत कॉस्टली होते हैं। तो इस वजह से जो है हमें आइटम्स जो है वहाँ पे महंगी मिलती हैं। सो व्हाट वी कैन से, यहाँ से क्या इन्फ्रेंस हम निकालेंगे कि जो हमारा थर्ड एजम्पशन है दैट इज इम्प्लिसिट, मीन्स थर्ड एजम्पशन इज इम्प्लिसिट हियर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। Let's take the next statement. India's economic growth has come at a terrible price of increased industrial and vehicular pollution. ठीक है, तो स्टेटमेंट कह रही है कि अगर इंडिया में इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है तो उसके साथ साथ 2 चीज़ें और आई हैं, दैट इज़ इंक्रीज्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन और व्हीकुलर पोल्यूशन। ठीक है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ के क्या रीज़न बताए गए हैं, इंक्रीज इंडस्ट्रियलाइजेशन, और जिसकी वजह से क्या हुआ है, व्हीकुलर पॉल्यूशन हुआ है, क्योंकि ट्रैवल ट्रांसपोर्ट में व्हीकल्स की ज़्यादा यूटिलाइजेशन है, रॉ मटेरियल को लाना ले जाना, पक्के माल को मार्केट तक पहुंचाना, तो जिसकी वजह से पॉल्यूशन जो है वो थोड़ा बढ़ गया है। तो दिस इज द स्टेटमेंट व्हाट इज सेइंग। एजम्पशंस क्या कहती हैं, पॉल्यूशन इज अ पार्ट ऑफ इंडस्ट्रियल सोसाइटी, तो डेफिनेटली यहाँ पे इंडस्ट्रीज अगर आए हैं तो साथ साथ में व्हीकुलर पॉल्यूशन आया है, ये इन्फर हो रहा है। इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ इज बेस्ड ऑन ओनली इंडस्ट्रियल ग्रोथ, तो यहाँ पे ओनली इंडस्ट्रियल ग्रोथ आ गया, ओनली वर्ड आ गया, तो वी नेगेट दिस statement. Okay, a country desires economic growth with manageable side effects, तो कंट्री जो है इकोनॉमिक ग्रोथ
चाहती है, साथ साथ में अगर मैनेजेबल साइड इफ़ेक्ट्स है, मीन्स अगर वेहिकुलर पोल्यूशन हो रहा है तो उसकी जगह हम ई एनर्जी यूज़ कर सकते हैं, उसको किसी तरह से कम करने की कोशिश कर सकते हैं। तो मैनेजेबल जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं उनके साथ वो कंट्री जो है इकोनॉमिक ग्रोथ करना चाहेगी। तो हम क्या कह सकते हैं, 1 and 3 आर इम्प्लिसिट, मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर हियर। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं, इंटरेस्टिंग लग रहे हैं, आपको चीज़ें समझ में आ रहे हैं, तो प्लीज़ डू हिट द लाइक button. So next is, the government of India has set up one-stop facilitation counters manned by trained staff for attending to various needs of the foreign tourist at all the international airports. Statement कह रही है कि गवर्नमेंट ने सेटअप किए हैं वन स्टॉप फैसिलिटेशन सेंटर्स फॉर ऑल द फॉरेन टूरिस्ट मैन्ड बाय ट्रेन्ड स्टाफ। कहाँ पे? इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पे। ओके, एजम्पशंस क्या कहती है? देयर इज एडिक्वेट ट्रेन स्टाफ अवेलेबल टू मैन दीज काउंटर्स इन शिफ्ट्स। तो कहा है ट्रेन स्टाफ है, तो डेफिनेटली दिस इज इन्फर्ड। द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय दोज काउंटर्स विल हेल्प बूस्ट इनफ्लो ऑफ फॉरेन टूरिस्ट। डेफिनेटली ये भी हो रहा है, जब उनकी नीड्स पूरी होंगी, वन स्टॉप फैसिलिटेशन मिलेगी, तो उनको और ज़्यादा जो है मन करेगा कि वो विज़िट करें हमारी कंट्री में। ओके, so next is, majority of the foreign tourists need variety of service which they when they reach India। तो डेफिनेटली उनको बहुत ज़्यादा जो है सर्विसेज चाहिए होती हैं, जिसकी वजह से उनको जगह जगह ना भटकना पड़े, उनको वन स्टॉप सोल्यूशन मिल जाए। तो एवरीबडी वांट्स दैट काइंड ऑफ सिनारियो। तो एज पर द गिवन स्टेटमेंट हमारी तीनों की तीनों ऑल आर इम्प्लिसिट इन दिस गिवन स्टेटमेंट। ओके, तो हमारे सारी की सारी जो है assumptions आर इम्प्लिसिट। नेक्स्ट स्टेटमेंट ले सकते हैं, द सिंपलेस्ट एंड द मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव वे टू अपग्रेड योर होम एक्सचेंज exchange your old furniture and get 25 to 33% off on the new furniture and advertisement of a furniture company says। तो यहाँ पे स्टेटमेंट है, एक एडवर्टीज़मेंट है जिसमें कहा गया है कि अगर आपको अपने घर को इफ़ेक्टिवली अपग्रेड करना है कॉस्ट इफेक्टिव वे में, तो पुराना फर्नीचर को एक्सचेंज कीजिए, जिससे आपको 25 to 33% जो होगा वो नए फर्नीचर पे ऑफ मिल जाएगा। ओके, तो एजम्पशंस क्या कहती है? नाउ डेज देयर इज़ नो डिमांड फॉर फर्नीचर प्रोडक्ट्स अनलेस सम अट्रैक्टिव स्कीम इज़ ऑफर्ड। ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है, कोई अट्रैक्टिव स्कीम की बात नहीं की गई है, तो दैट इज़ not correct. Some customers always desire to have best quality and do not bother either for cost or for convenience. So आपको ये फ्रेंड्स ये वाली स्टेटमेंट ठीक लग रही होगी, बट क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है कि बेस्ट क्वालिटी और कन्वीनियंस की बात हमारी गिवन स्टेटमेंट में नहीं है। डेफिनेटली कुछ लोग ऐसा चाहते हैं कि उनको बेस्ट क्वालिटी मिले और चाहे उसकी कॉस्ट कितनी भी हो, बट एज पर द गिवन स्टेटमेंट ये हम इन्फर नहीं कर पा रहे हैं, तो इसलिए हम इसको रॉन्ग स्टेट करेंगे। ओके, थर्ड पॉइंट पे आ जाते हैं, सम कस्टमर्स वांट टू कीप देयर होम अप टू डेट विद रीजनेबल कॉस्ट एंड विद लेस हैसल्स। तो ये हमारा स्टेटमेंट जो है हम यहाँ से इन्फर कर पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे वो चाहते हैं कि रीज़नेबल कॉस्ट पे जो है और बिना भागा दौड़ी के उनको जो है चीज़ें अफोर्डेबल प्राइस पे मिल रही हैं, तो वो डेफिनेटली उस ऑप्शन पे जाएंगे। सो ओनली 3 इज़ इम्प्लिसिट हियर। आई होप दिस इज़ pretty much clear to you all. So moving further, कुछ एक और टॉपिक्स और वी कैन से कुछ एक और प्रॉब्लम्स बची हैं। अगर आप ये सारी प्रॉब्लम्स एक बारी देख लेंगे, अंडरस्टैंड कर लेंगे, तो आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम जो है ड्राइंग इन्फ्रेंसेस टॉपिक में नहीं आएगी, और ये आपको मोस्टली हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आज के दिन में पूछा जाता है। सो इन ऑर्डर टू रिड्यूस द गैप बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंडिचर, द कंपनी हैज़ डिसाइडेड टू इंक्रीज द प्राइस ऑफ इट्स प्रोडक्ट फॉर नेक्स्ट मंथ। ओके, तो यहाँ पे स्टेटमेंट में बात हो रही है कि इनकम और एक्सपेंडिचर के बीच का जो गैप है उसको रिड्यूस करना है, और उसके लिए कंपनी ने डिसाइड किया है वो इंक्रीज़ करेगी प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट फ्रॉम द नेक्स्ट मंथ। यहाँ पे प्राइस, इनकम, एक्सपेंडिचर और रिडक्शन ऑफ गैप की हो रही है दोनों के बीच की। सो लेट्स सी एजम्पशंस क्या कहते हैं। एजम्पशन सेज द रेट विल रिमेन मोर और लेस सेम आफ्टर द इंक्रीज। तो ऐसा कहीं पे भी रेट की बात नहीं की गई है कि क्या रेट होगा, सेम रहेगा या बढ़ेगा या कम होगा, तो हम नहीं कह सकते। द एक्सपेंडिचर विल मोर और लेस रिमेन द सेम
इन नियर फ्यूचर ऐसा भी नहीं कहा गया है, खाली उन्होंने एक्सपेंडिचर और इनकम के बीच में गैप की बात की है। द राइवल कंपनीज विल ऑल्सो इंक्रीज द प्राइस ऑफ द सिमिलर प्रोडक्ट, तो दूर दूर तक राइवल कंपनीज की तो बात यहाँ पे हुई ही नहीं है। तो व्हाट वी कैन से नन ऑफ दीज इज द ऑप्शन, मीन्स इसमें से कोई भी ऐसी एजम्पशन नहीं है जो इन्फर कर रही है हमारी गिवन स्टेटमेंट को। ओके, सो कुछ और एक दो प्रॉब्लम हम कर लेते हैं। A rare opportunity to be a professional while you are at home. An advertisement for computer literate housewives by a computer company. तो स्टेटमेंट कह रही है कि एक रेयर अपॉर्चुनिटी है प्रोफेशनल बनने की व्हेन यू आर एट होम, मीन्स अगर आप हाउस वाइफ हैं तो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है इन आवर कंप्यूटर कंपनी। ठीक है, एजम्पशन क्या कह रही है, सम हाउस वाइफ्स साइमल्टेनियसली डिजायर टू बी प्रोफेशनल, डेफिनेटली कुछ हाउस वाइफ्स हैं जो एस्पायर करती हैं, वो चाहती हैं कि वो भी प्रोफेशनल बने। ठीक है, सेकेंड इज कंप्यूटर इंडस्ट्री इज ग्रोइंग एट अ फास्टर रेट, यहाँ पे कंप्यूटर इंडस्ट्री की बात तो की है बट फास्ट चल रही है स्लो चल रही है इसका कुछ भी जिक्र नहीं किया गया है, सो ये रॉन्ग हो जाता है। इट इज़ पॉसिबल टू बी अ प्रोफेशनल एज वेल एज अ हाउस वाइफ, सो डेफिनेटली ऐसा है, तभी उन्होंने स्पेशली एडवर्टाइज किए पोस्ट फॉर हाउस वाइफ्स। ओके, सो व्हाट वी कैन से 1 and 3 आर इन्फर्ड आर इम्प्लिसिट हियर, सो ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन बन जाता है, राइट। सो नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, ये वाला प्रॉब्लम आप खुद से सॉल्व करेंगे, इसका आंसर मैंने यहाँ पे दिया है, आप इसको समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे और फिर उसके बाद जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखेंगे। ओके, सो इसके आगे वाला हम कर लेते हैं। ऑल आर कॉर्डली इन्वाइटेड टू अटेंड द एंटरटेनमेंट प्रोग्राम, इट इज़ फ्री, एन अनाउंसमेंट इन अ न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर में अनाउंसमेंट है कि सब लोग इन्वाइटेड है एक फ्री प्रोग्राम को, एंटरटेनमेंट प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए। ओके, assumptions क्या कहते हैं, पीपल जनरली डू नॉट गो टू एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स विच आर फ्री, तो ऐसा हमें कहीं पे भी नहीं मिल रहा है। सम पीपल दो इंटरेस्टेड इन एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स कैन नॉट अफोर्ड परचेजिंग द टिकट्स, सो डेफिनेटली यहाँ पे उन्होंने फ्री प्रोग्राम इसलिए रखा है कि वो एंटरटेन करना चाहते हैं एवरीबडी को, एंड दैट टू एट फ्री कॉस्ट। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो चाहना तो चाहते हैं बट टिकट की प्राइस ज़्यादा होने की वजह से नहीं जाना जा सकते। ओके, जनरली अ फ्री एंटरटेनमेंट प्रोग्राम इज़ ऑफ अ गुड क्वालिटी, तो ऐसा क्वालिटी के बारे में यहाँ पे कोई भी बात नहीं की गई है, तो दिस इज ऑल्सो नॉट इन्फर्ड, सो व्हाट वी कैन से ओनली 2 इज इम्प्लिसिट हियर फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट। ओके, नाउ फर्दर, द यूनिवर्सिटी अथॉरिटी हैज़ डिसाइडेड, सो फ्रेंड्स ये आपके मतलब का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको काफ़ी इंटरेस्ट आएगा, सो आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन इट हियर, आप वीडियो को पॉज कीजिए, अंडरस्टैंड कीजिए स्टेटमेंट को और फिर अजम्पशंस को रीड कीजिए और फिर फाइनली डिसाइड कीजिए कि क्या ऑप्शन इसके लिए करेक्ट होगा, वेदर नन इज इम्प्लिसिट, ओनली 1 and 2 आर इम्प्लिसिट, ओनली 2 and 3 आर इम्प्लिसिट, ओनली 1 and 3 आर इम्प्लिसिट और ऑल आर इम्प्लिसिट। सो ट्राई एंड सॉल्व इट। सो कमिंग टूवर्ड्स द लास्ट प्रॉब्लम फॉर द डे, and the problem is unable to manage with the present salary, problem is मैनेज नहीं हो पा रहा है प्रेजेंट सैलरी से, अरुण हैज़ डिसाइडेड टू ज्वाइन अनदर कंपनी, उसकी वजह से अरुण ने डिसाइड किया वो दूसरी कंपनी ज्वाइन करेगा। ओके, सो एजम्पशन क्या कहती है, द न्यू कंपनी हैज़ बेटर वर्क एनवायरनमेंट, सो इन्वायरमेंट अगर हम वर्ड देखें तो ये इन्वायरमेंट की बात स्टेटमेंट में कहीं पे भी नहीं हुई है, तो दैट इज़ रॉन्ग। द प्रेजेंट कंपनी ऑफर्स मॉडरेट पे पैकेट, सो डेफिनेटली मॉडरेट पे पैकेट है, कम सैलरी है जिसकी वजह से अरुण जो है कोप अप नहीं कर पा रहा है, तो दैट इज इम्प्लिसिट। द न्यू कंपनी ऑफर्स हायर सैलरी टू ऑल इट्स एम्प्लॉयज़, फ्रेंड्स ये वर्ड जो है ये गलत आ गया है, द न्यूअर कंपनी ऑफर्स हायर सैलरी टू अरुण, तो ये स्टेटमेंट जो होती है करेक्ट हो जाती है, बट यहाँ पे जो है इन्होंने कंक्लूसिव स्टेटमेंट दे दी है, कंक्लूड करके कह दिया है कि नई कंपनी जो है वो ऑफर कर रही है हायर सैलरी टू ऑल एम्प्लॉयज़, तो ये कहीं ना कहीं कंक्लूजन है, सो दैट इज़ नॉट इन्फर्ड फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट। ओके, सो व्हाट वी कैन से ओनली 2 is implicit here from the given statement. I hope you enjoyed watching the lecture, you have understood all the topic here, you have
cleared all the doubts regarding the topic. अगर अभी भी आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको कहीं पे कोई डाउट है, तो यू कैन directly message me in the comment box. So I am here to help you out. Thank you so much guys. Take care. Do like, share and subscribe the channel with all your friends so that I can prepare much more and better topics for you and with much more of enthusiasm. Thank you so much. Thank you guys. Take care and have lots of fun. Enjoy. Bye bye.